नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा। सल्तनतकालीन इतिहास के क्रम में पूर्व के अध्यायों में हमने गुलाम वंश के शासकों के बारे में अध्ययन किया है। आज हम गुलाम वंश के उपरांत दिल्ली सल्तनत काल के महत्वपूर्ण खिलजी वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। गुलाम वंश जिसका अध्ययन हमने किया है, उससे संबंधित सुल्तानों का शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक माना जाता है। वहीं खिलजी वंश के शासकों का शासनकाल 1290 से 1320 लगभग 30 वर्ष का माना जाता है। खिलजी वंश का संस्थापक शासक या प्रथम शासक जिसे कह सकते हैं, वह था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन पर या राजगद्दी पर बैठने से पूर्व कुछ गुलाम वंश के पतन का समय रहा है, जिसमें कुछ अव्यवस्था का काल भी कह सकते हैं और अयोग्य शासक उस समय में रहे थे, जिसमें हम देखते हैं कि बलबन की मृत्यु के उपरांत उसने अपना उत्तराधिकारी अपने ज्येष्ठ पुत्र मोहम्मद के पुत्र कैखुसरो यानी अपने पोते को बनाया था। परंतु अमीरों का जो प्रमुख था दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन ने कैकुवाद को सुल्तान बना दिया था। कैकुवाद गद्दी पर तो बैठा, लेकिन युवा सुल्तान भोग विलास में डूब गया और सत्ता फखरुद्दीन के दामाद निजामुद्दीन के हाथों में केंद्रित हो गई। उसके शासनकाल में मंगोल आक्रमण भी हुआ तैमूर खान के नेतृत्व में, लेकिन सूबेदार मलिक बगबग ने तैमूर खान को पराजित कर दिया। निजामुद्दीन की जब मृत्यु होती है, उसके उपरांत कैकुवाद नया सेनापति नियुक्त करता है जिसका नाम है जलालुद्दीन, और उसे बुलंदशहर की जागीर भी दे देता है। जलालुद्दीन की नियुक्ति के कारण दरबारियों में फूट पड़ जाती है और अमीरों में आपस में संघर्ष होने लगता है। इस संघर्ष में जलालुद्दीन विजयी साबित होता है और उसके उपरांत जलालुद्दीन कैकुवाद और कयूमर्स, जो कि कैकुवाद का पुत्र है, की हत्या कर सुल्तान बन जाता है। और यहीं से तथाकथित जो गुलाम वंश है या दास वंश है, उसका पतन हो जाता है और नवीन वंश का आरंभ होता है दिल्ली सल्तनत इतिहास में, जिसे खिलजी वंश के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने अभी पूर्व में भी बताया था कि खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी का समय है और खिलजी वस्तुतः तुर्क ही थे मूल रूप में, लेकिन अफ़गानिस्तान के खल्ज क्षेत्र में निवास करते थे और वहाँ दीर्घकाल तक ये लोग लखवान और हेलमंद घाटी, जो कि अफ़गानिस्तान का क्षेत्र है, वहाँ पर निवास कर रहे थे। तो इन्होंने वहाँ के अफ़गानी रीति रिवाज और रहन सहन के तरीके अपना लिए थे। इसके कारण जो भारत के तुर्की मुसलमान थे, वे इन्हें भ्रमवश अफ़गान समझते थे, जबकि वास्तव में ये लोग भी तुर्की मुसलमान ही थे। लगभग एक शताब्दी तक इल्बारी तुर्कों का दिल्ली सल्तनत पर अधिकार रहा और उसके बाद खिलजी वंश का प्रारंभ होता है। यहाँ पर एक विशेष बात जो जानने की है, जो सामान्यतः परीक्षाओं में पूछा जाता है और
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। वो आते हैं कि खिलजी वंश की क्या विशेषताएं थी, इसे हम गुलाम वंश से पृथक कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ विशेष बातें हैं जिसके बारे में हम देखेंगे कि इससे पूर्व में जो गुलाम वंश है वहाँ पर इलबारी तुर्कों ने जातिवाद पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। वो जातिवाद के पक्षधर थे, लेकिन खिलजी जो थे वे मूलतः सर्वहारा वर्ग के थे, यानी सामान्य वर्ग से आए थे। और खिलजी वंश की स्थापना के साथ ही यह धारणा खत्म हो गई थी कि प्रभुसत्ता या राजसत्ता पर केवल विशेषाधिकार वर्ग का ही एकाधिकार है। दूसरी जो विशेषता इनकी थी कि इन्होंने भारतीय मुसलमानों को उच्च पदों पर नियुक्त किया, जिसके कारण कुलीनता के स्थान पर प्रतिभा को प्रोत्साहन मिलने लगा। जबकि इससे पूर्व के गुलाम वंश के शासनकाल में केवल कुलीन तुर्की मुसलमानों को ही मुख्य पद दिए जाते थे। तो एक विशेष परिवर्तन था कि यहाँ पर भारतीय मुसलमानों को उच्च पदों पर नियुक्त किया जा रहा था। तीसरी इनकी विशेषता ये रही कि राजनीति को धर्म से पृथकीकरण कर दिया, यानी राजनीति और धर्म को बिल्कुल अलग अलग इन्होंने करने का प्रयास किया। जबकि पूर्व में हमने देखा था कि गुलाम वंश के शासक खलीफा से खिल्लत प्राप्त करते थे और एक वैधानिक रूप से धार्मिक मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते थे। धार्मिक मौलवियों के समर्थन के बिना उनके लिए सुल्तान बने रहना संभव नहीं था। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात है कि खिलजी वंश के शासक धर्म को राजनीति से पृथक कर रहे हैं। इस कारण खिलजियों द्वारा सत्ता पर जो अधिकार किया गया उसे हम एक वंश के स्थापना या एक वंश के पतन के बाद नवीन वंश की स्थापना के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि ये नूतन व्यवस्था का सूचक था। मतलब एक नवीन व्यवस्था का सूचक था, या हम कहते हैं कि यहाँ व्यवस्था ही परिवर्तित हो रही थी, केवल वंश का परिवर्तन नहीं हो रहा था। पहला शासक जो खिलजी वंश से संबंधित है उसका नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कार्यकाल बहुत छोटा था, लगभग 6 वर्ष तक शासनकाल इसका रहा है, 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक। जून 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्यारोहण होता है। कैकुबाद ने जो महल बनाया था, किलो खरी का महल, वहाँ पर राजगद्दी पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बैठता है। फिरोज खिलजी के बारे में ये कहा जाता है कि शासन व्यवस्था में इसने न्यूनतम हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया, यानी जो पहले से जो लोग पदों पर नियुक्त थे उन्हें बने रहने दिया, इसने उनको कोई परिवर्तित नहीं किया। कुछ इतिहासकार इसके उदारवादी और समन्वयवादी दृष्टिकोण को इसकी अकर्मण्यता मानते थे। फिरोज खिलजी की नीति दूसरों को प्रसन्न करने के सिद्धांत पर आधारित रहती थी। उसका ये प्रयास रहता था कि वह सभी को प्रसन्न रखे, किसी को निराश नहीं करे या किसी के लिए उसके लिए किसी के मन में असंतोष नहीं हो। उसने अपने पूरे शासनकाल में यह प्रयास किया कि किसी भी प्रकार का रक्तधारा नहीं हो, यानी युद्ध और हिंसा से उसने परहेज करने का प्रयास किया। जहाँ तक आवश्यक होता था वो युद्ध या संघर्ष को टालता था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो फिरोज के शासनकाल के दूसरे वर्ष में मलिक छज्जू, जो कि बलबन का भतीजा है, ने विद्रोह कर दिया। अरकली खां के नेतृत्व में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सिपाहियों को भेजता है और वह विद्रोहियों को पराजित करते हैं और मलिक छज्जू को उसके सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लेते हैं और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समक्ष पेश किया जाता है। लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उसको मुक्त करने की आज्ञा दे देता है और बल्कि मुक्त नहीं करता, उसका मदिरा द्वारा उसका मनोरंजन करता है। और जब इस पर कुछ दरबारियों द्वारा आपत्ति की जाती है तो उसके
उत्तर में जलालुद्दीन खिलजी कहता है कि मैं क्षणभंगुर राज्य के लिए एक भी मुसलमान का वध नहीं कर सकता हूँ। उसके उपरांत मलिक छज्जू, जिसने कड़ा मानिकपुर की का विद्रोह किया था, कड़ा मानिकपुर क्षेत्र से, उसकी सूबेदारी अलाउद्दीन को सौंप दी जाती है। फिरोज के बारे में कहा जाता है कि उसकी उदारता की नीति कभी कभी सीमा पार कर जाती थी। एक बार दिल्ली में 1000 ठग और डाकू गिरफ्तार कर लिए गए और फिरोज ने इन्हें भी कोई दंड नहीं दिया और बंगाल भेज दिया। फिरोज तुगलक के बारे में केवल एक ही बार ऐसा मिलता है कि उसने क्रूरता का प्रदर्शन किया। सिद्दी मौला नाम का एक धार्मिक नेता था जो कि पाक पाटन के शेख फरीदुद्दीन का शिष्य था। वो दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। कुछ लोगों ने स्वर्गीय नासिरुद्दीन महमूद की पुत्री का विवाह भी उससे कर दिया था और उसको सिंहासन पर बैठाने के लिए षड्यंत्र कर रहे थे। सिद्दी मौला और उसके शिष्यों को पकड़ लिया जाता है, सुल्तान के समक्ष पेश किया जाता है और सुल्तान वाद विवाद में आपे से बाहर हो जाता है और हाथी से अपने समक्ष उसकी कुचलवा कर हत्या कर देता है। तो केवल एक ही उदाहरण इस तरह का मिलता है जिसमें सुल्तान के द्वारा इस प्रकार क्रूरता का प्रदर्शन किया गया है। जैसा कि हमने देखा था कि उसने रक्तधारा, युद्ध और संघर्ष को टालने का प्रयास किया। पूरे शासनकाल में केवल 2 ही आक्रमण उसके द्वारा किए गए। 1290 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया जिसका संचालन स्वयं सुल्तान ने किया, परंतु वह रणथंभौर को जीतने में असफल रहा और अपने को यह कहकर उसने सांत्वना दी कि मैं मुसलमान के सिर के प्रत्येक बाल को रणथंभौर जैसे सैकड़ों किलो से अधिक मूल्यवान समझता हूँ। दूसरा आक्रमण मंदसौर पर किया जो पहले दिल्ली सल्तनत के अधीन रह चुका था, लेकिन अव्यवस्था के काल में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। उसे 1292 ईस्वी में पुनः उस पर दिल्ली का अधिकार कर लिया गया। फिरोज के शासनकाल में ही अलाउद्दीन खिलजी ने 1292 ईस्वी में मालवा तथा 1294 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की मंगोल नीति भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1292 ईस्वी में हलाकू के पौत्र अब्दुल्ला 1.5 लाख मंगोल सैनिकों के साथ पंजाब पर आक्रमण करता है। सुल्तान मंगोलों को पराजित करने में सफल रहता है और ये उसकी बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है और मंगोलों के साथ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक संधि भी कर लेता है। चंगेज खान का एक वंशज उलुग फिरोज के यहाँ पर नौकरी कर लेता है और इस्लाम धर्म अंगीकार कर लेता है और बाद में जो उसके अनुयायी या उसकी संतानें होती हैं वह नए मुसलमान के नाम से भारत में विख्यात रही हैं। जलालुद्दीन खिलजी का पतन 1296 ईस्वी में सुल्तान के भतीजे तथा दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से मानिकपुर में उसकी हत्या कर दी। जलालुद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को स्पष्ट किया। जलालुद्दीन ने जनमत को प्रसन्न करने तथा मुसलमानों में जो तुर्क, गैर तुर्क या भारतीय वर्ग के थे उनमें समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। ये एक विशेष उपलब्धि जलालुद्दीन खिलजी की मानी जाती है कि इसने मुसलमानों के बीच जो आंतरिक भेदभाव था उसे दूर कर उन्हें सभी को एक ही धरातल पर लाने का प्रयास किया। धन्यवाद।